Hello and Namaste. Welcome to Unacademy. मैं प्रियंका सिंह, your law educator for CLAT PG 2024. Our today's session is all about the plan and strategy for business law. Business law की इस पोर्शन की तैयारी हम कैसे करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, what should be our strategy, our road map, वो सभी चीजें हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे. बिफोर वी प्रोसीड वी शुड नो दैट ये जो क्लैट पीजी का एग्जाम है ये ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड है, यानी कि ये एमसीक्यू टाइप बेस्ड क्वेश्चंस इसमें होते हैं. और इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहले के टाइम पे सब्जेक्ट वाइज वेटेज डिस्क्राइब किया गया था, बट अभी का जो एग्जाम पैटर्न है वो बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है. अभी सब्जेक्ट्स और सब टॉपिक वाइज जो मार्क्स है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं. सो अभी हमें और बहुत ज्यादा पहले से डिटेल में इसकी स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी. तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले हमें इन बेसिक चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या है और किस तरह से इसमें न्यू चेंजेस आए हैं कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स. सो आज हम पढ़ेंगे बिजनेस लॉ के बारे में. बिजनेस लॉ ये जो पोर्शन है उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, किस तरह से हम अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देंगे जिससे हमारा टाइम रहते ही हमारी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो जाए और हम उसको रिवीजन के साथ बिजनेस लॉ वाले पोर्शन में एटलीस्ट कंप्लीट फुल मार्क्स ऑब्टेन कर पाए. तो सबसे पहले हम बिजनेस लॉ के सिलेबस को समझते हैं कि एग्जैक्टली बेसिकली हमें पढ़ना क्या क्या है बिजनेस लॉ की कैटेगरी में. तो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये बिजनेस लॉ का सबसे मेजर एरिया हम कह सकते हैं, ये है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेकेंड मेजर एरिया इज कंपनी लॉ, दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013. So these are the two important part for the business law category. Important का मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजों को हमें छोड़ना है, बाकी चीजों को भी पढ़ना है. The second important is Sale of Goods Act. Then we have TP Act, that is the Transfer of Property Act. We have to study Specific Relief Act also, Negotiable Act, Motor Vehicles Act, Consumer Protection Act and Partnership Act. ये सभी जो एक्ट्स है, स्टैट्यूट्स हैं, वो सभी बिजनेस लॉ की कैटेगरी में आती है. और इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस लॉ वी विल हैव टू स्टडी दीज एक्ट्स और स्टैट्यूट्स. इनमें से पेपर एनालिसिस की अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बिजनेस लॉ 30% वेटेज अप्रॉक्स, यहाँ पर अप्रॉक्स की बात हो रही क्योंकि हम कंप्लीट जो है श्योर शॉट नहीं बता सकते क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो हर बार चेंज होता रहा है. बट अप्रॉक्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं हम कि बिजनेस लॉ के पोर्शन से 30% क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं. उसमें से कंपनी लॉ से अप्रॉक्स 8 to 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लॉ से सबसे ज्यादा 12 to 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और जो अदर मिसलेनियस लॉज हैं जैसे टीपी एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, देन वी हैव पार्टनरशिप एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इन सभी एक्ट को मिलाकर के अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो दीज आर द कैटेगरी वाइज आपका जो क्वेश्चन है, जो मार्क्स है वो इस तरह से बिजनेस लॉ के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है. लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग वन बाय वन समझते हैं कि एक एक जो हमारा एक्ट है उसमें हमें उसके अंदर हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन चीजों को पढ़ना है, किन्हें छोड़ना है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सी कैटेगरी जो है कम इंपॉर्टेंट पोर्शन में आती है. तो सबसे पहले अगर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये हम LLB में पार्ट 1 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यानी कि सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर तक हमने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया था. कुछ नहीं है, सेम चीजें हमें बस रिवाइज करनी है हमारे इस एग्जाम के लिए. तो हमें बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसकी हिस्ट्री, कॉन्ट्रैक्ट लॉ कैसे कब बना, व्हाट आर द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, इसमें ऑफर और एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन का जो पार्ट है उसे डिटेल में पढ़ना है. ऑफर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन, सेक्शन भी, इसमें कोई भी सेक्शन हमें मिस आउट नहीं करना है. वी विल हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और किसी को भी छोड़ना नहीं है. ऑफर एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कंसिडरेशन इज देयर, ऑफर कब कंप्लीट होता है, एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ऑफरर के साइड से कब कंप्लीट होता है, ये सब बहुत सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि केस पैसेज के बेस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लेकिन उसमें से भी कुछ क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन भी होते हैं अंडर द पैसेज. जैसे अगर ऑफर और एक्सेप्टेंस से रिलेटेड कोई पैसेज दिया है, ठीक है, केस लॉ का ही पार्ट है, इसमें से एक दो अगर केस लॉ के क्वेश्चन है तो एक दो क्वेश्चन आपके डायरेक्टली ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि इस पैसेज के अकॉर्डिंग ऑफरर के एंड से
जो ऑफर है वो कब एक्सेप्ट हो रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन में पूछ जाएंगे। इसीलिए हमारा फोकस क्या है कि पहले हम बेसिक्स जो है उसे क्लियर कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें बेसिक लॉज ही नहीं पता होंगे तो हम पैसेज के एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हम चीजें पढ़ चुके हैं कॉन्ट्रैक्ट लॉ की। इस कोर्स में, बिजनेस लॉ के कोर्स में, हम फिर से उन चीजों को रिवाइज करेंगे एज पर द पैटर्न ऑफ क्लैट पीजी एग्जाम। रिवाइज ऐसे नहीं करना जैसे हम, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्टिव आंसर्स तो लिखने नहीं है, तो हमें एग्जाम के पर्पस से किस तरह से रिवाइज करना है, ये सब चीजें हम इस कोर्स में आपको बताएंगे। ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन से रिलेटेड जो भी पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जैसे हमने पूछा बताया, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कब कंप्लीट होता है, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है, ये सभी इंपॉर्टेंट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हमें पढ़ना है। कॉन्ट्रैक्ट का रिवोकेशन कब होता है, एक्सेप्टेंस का कब हम रिवोक कर सकते हैं, कंसेंट क्या होता है, फ्री कंसेंट क्या होता है, कैपेसिटीज क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये सभी चीजें हमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट वी हैव द एलिमेंट वेरिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट, वेजरिंग अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कब होता है, इसके रेमेडीज क्या क्या है। देन वी हैव बेलमेंट, प्लेज, इस तरह के जो भी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, हमें उन्हें भी डिटेल में डिस्कस करना है विद सेक्शन। ओके, नाउ we have to study indemnity, guarantee and agency, और फिर हमारा आता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेस्टेशन। इसके अलावा बहुत सारे अदर डॉक्ट्रिन्स भी हैं जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। हम अपने इस सिलेबस में सभी डॉक्ट्रिन्स को सेपरेट एक क्लास लेंगे जिसमें हम सभी डॉक्ट्रिन्स को डिस्कस करेंगे। एक क्लास होगा जिसमें हम सभी को सेक्शन वाइज इन जो भी हमने जो हमारे सिलेबस में है उन्हें सेक्शन वाइज वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे अंडर दी पोर्शन ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देख लिया हमने कि हमें क्या क्या चीजें डिटेल में पढ़नी है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है बिजनेस लॉ का वो है कंपनी लॉ। कंपनी लॉ से भी अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 क्वेश्चन जो है वो ओवरऑल पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम पैसेज की बात करें, क्योंकि ये पैसेज बेस्ड ही आता है, तो पैसेज अगर एक दिया हुआ है तो उसमें से हमें क्या है, बिजनेस लॉ से मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक पैसेज में से 5 क्वेश्चन अगर है तो उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाएगा आपका कंपनी लॉ का, हो सकता है 1 क्वेश्चन उसमें से कॉन्ट्रैक्ट लॉ से रिलेटेड आ जाए, और 1-2 क्वेश्चन जो है वो दूसरे लॉ जैसे कि पार्टनरशिप एक्ट या फिर एनआई एक्ट से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह से मिक्स्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक इसमें से कॉन्स्टिट्यूशन भी आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कैटेगरीज है वो डिवाइड है, एक पैसेज से आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या फिर बिजनेस लॉ के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन मिक्स्ड अप भी आ सकते हैं। तो इन दैट केस हमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अगर हमारा बेसिक्स क्लियर है, हमें बेसिक लॉज पता है कि इस लॉ को अभी हम साइड रखते हैं, अभी हम बेसिक लॉ की बात कर रहे हैं, तो अगर हमारा बेसिक लॉ क्लियर है तो हम इजीली इस पैसेज में से भी अगर किसी मिक्स क्वेश्चंस भी आएंगे तो हम उनको इजीली आंसर कर पाएंगे। ओके, सो कंपनी लॉ में अब हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है उन्हें एक बार देख लेते हैं। हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। ऑब्वियसली किसी भी चीज को स्टार्ट करेंगे तो बेसिक्स हमारा क्लियर होना जरूरी है। तो कंपनी लॉ का इंट्रोडक्शन, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या क्या है, नंबर ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबरशिप, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कॉर्पोरेशन कैसे होता है, सेशन की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, साथ ही साथ अमेंडमेंट का पोर्शन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी लॉ में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम। सो जो बेसिक अमेंडमेंट्स है, जो रिसेंट अमेंडमेंट्स है, उन सब को हमें डिटेल में उन पर एक नजर रखनी है और उनको तो अच्छे से ही पढ़ना है। देन वी हैव टू स्टडी अबाउट द शेयर्स एंड डिबेंचर्स, एमओए क्या होता है, एओए क्या है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एसोसिएशन क्या है, कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स क्या होते हैं। कंपनी लॉ में इन सभी चीजों को हमें डिटेल में पढ़ना है। देन वी हैव टू स्टडी द टाइप्स ऑफ कंपनीज, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, फिर इसको डिस्क्राइब कैसे कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस क्या क्या है। इसके बेसिस पर भी आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये सभी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर द कैटेगरी ऑफ कंपनी लॉ। नेक्स्ट वी विल हैव टू स्टडी अबाउट द डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स क्या होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, लाइबिलिटीज क्या क्या है, मीटिंग्स किस तरह से कंडक्ट की जाती है। सी एक रिसेंट अमेंडमेंट आया था 2013 में जिसमें 1% कंपनी वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। इस तरह की न्यू जो भी अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, हमें उन सब पर फोकस करना है। अ फीमेल डायरेक्टर प्रोविजन वाज इंट्रोड्यूस्ड 2013 के अमेंडमेंट में। इस तरह की सी कितने कैसे लैंडमार्क चेंजेस आ रहे हैं, तो इन सबसे रिलेटेड जो केस लॉज है उन्हें भी हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे ईयर भी पूछा जा सकता है कि किस ईयर में 1% कंपनी इंट्रोड्यूस हुई थी। तो इस तरह से हमें डायरेक्टर्स मीटिंग से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हुए, जो बेसिक लॉज है
जो एक्ट में मेंशन है वो तो हमें पढ़ना ही है। साथ साथ लीगल जर्नल से भी अपडेटेड रहना है, सो दैट जो रिसेंट चेंजेस आए हैं एक्ट में, इससे रिलेटेड लॉज में, उन सब से हम अपडेटेड रहें, क्योंकि क्लैट पीजी एग्जाम बेसिकली इन्हीं चीजों पर फोकस करता है कि आप कितने लीगली अवेयर हैं, आप कितने लीगली अपडेटेड हैं। हमें आउटडेटेड स्टडी नहीं करनी है, लेकिन बेसिक्स के लिए हमें जो मेन एक्ट है, जो मेन रेगुलेशन है, वो तो पढ़ना है। साथ ही साथ हमें अपडेटेड लीगल नॉलेज भी रखनी है। तो रिलेवेंट सेक्शंस क्या है इन सबसे रिलेटेड, फीमेल डायरेक्टर से रिलेटेड, वन मैन कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, और इसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए हैं, इन सभी चीजों को हम इस कोर्स में कवर करेंगे और इस कोर्स में आपको पढ़ना है। सीएसआर क्या होता है? देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ये इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी लॉ। सीएसआर से रिलेटेड एनवायरमेंट लॉ में भी क्वेश्चन जो है मिक्सअप करके पूछा जा सकता है। तो यही हमने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि एक एरिया से, एक सब्जेक्ट से, सिर्फ एक पैसेज से सिर्फ एक ही लॉ, एक ही टाइप के लॉ के क्वेश्चन पूछे जाएं, ठीक है। इसमें मिक्सअप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मिक्सअप क्वेश्चन हम तभी आंसर कर पाएंगे जब हमारा बेसिक्स क्लियर होगा। सो सीएसआर होता क्या, अगर ये आपको पता है, तो किसी भी टाइप के पैसेज में, अगर एनवायरमेंट लॉ के पैसेज में से भी अगर सीएसआर के क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आपको मीनिंग पता है तो आप इसको इजीली आंसर कर पाओगे। तो बेसिकली ये पार्ट जो है वो कंपनी लॉ का ही है, सीएसआर। इसे भी हमें डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट वी विल हैव टू स्टडी अबाउट द मर्जर एंड एक्विजिशन। वाइंडिंग अप कैसे होता है, लिक्विडेशन कैसे होता है, देन वी विल हैव टू स्टडी अबाउट द पार्टनरशिप एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे अंडर द एरिया ऑफ कंपनी लॉ। तो बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट लॉ और कंपनी लॉ के अलावा और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है, जिन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बस इन्हें उतना डिटेल में नहीं पढ़ के हम सिंपल इसके सेक्शंस को पढ़ेंगे, है ना, जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस है इसमें सेक्शंस को पढ़ेंगे और रिसेंट के केस स्टडीज पर हमें फोकस करना है। ओके, रिसेंट जजमेंट्स और इन सबसे रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं, बस इतना कर लेंगे और वी आर गुड टू गो फॉर क्लैट पीजी 2024। उसके बाद हमें बिजनेस लॉ के में कंप्लीट मार्क्स ऑब्टेन करने से कोई नहीं रुक सकता। सो दिस इज द बेसिक रोड मैप कि किस तरह से हमें किस पर ज्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है। सो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वी हैव द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये सब छोटे छोटे एक्ट्स है। मोस्ट प्रोबेबली आपको 2 से 3 दिन लगेंगे इसको कंप्लीट करने में। इसमें ये ज्यादा टाइम टेकिंग है ही नहीं है। एनआई एक्ट बहुत सिंपल, इसको तो आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हो। मोटर व्हीकल एक्ट, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और भी रिसेंट के जो केस स्टडीज है, जो रिसेंट के अमेंडमेंट्स है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन इनमें से आने वाला है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 1 डे इज मोर देन सफिशिएंट। आप एक दिन में तो इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को जूस बना के पी सकते हो, मतलब दैट मच इजी। पार्टनरशिप एक्ट में 2 से 3 क्लास लग सकते हैं, 2 से 3 दिन लग सकते हैं आपको ये एक्ट कंप्लीट करने में, क्योंकि इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट वगैरह भी इंक्लूड होता है। तो भी अभी से अगर देखा जाए तो हमारे पास ऑलमोस्ट 5 मंथ्स है ना। दिसंबर 3 दिसंबर को आपका एग्जाम है। सो और अभी जून चल रहा है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, 5 to 6 मंथ्स है अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, जिनमें हमें तो पहले यही फोकस करना है कि हम विद इन 3 मंथ्स, हमारा फोकस है कि विद इन 3 मंथ्स हम अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें। और जो बाद के 3 मंथ्स है उन्हें हम रखेंगे ओनली फॉर रिवीजन, ठीक है, एंड फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे क्लैट पीजी के एग्जाम में। क्योंकि टाइम बाउंड होता है ना और पैसेज होते हैं, तो उसको रीड करने में जो टाइम लगता है और जिस स्पीड में हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो स्पीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो इस स्पीड को हम कैसे रीच आउट कर पाएंगे, वी विल रीच आउट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो लास्ट के जो 3 मंथ्स है उन्हें हम सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए रखेंगे। तो अभी से अगर हम मानकर चले, अभी जून चल रहा है, तो हम अपने लिए डेडलाइन ऐसे रखेंगे कि अगस्त में हमारा एग्जाम है। ओके, तो जून जुलाई अगस्त, विद इन 3 मंथ्स वी विल हैव टू कंप्लीट आवर सिलेबस। कोई हार्ड एंड फास्ट रॉकेट साइंस है ही नहीं, क्योंकि चीजें सारी हमने पढ़ रखी, कुछ भी न्यू नहीं है। बस हमें अभी क्या करना है, उन्हें रिवाइज करना है एज पर द एग्जाम पैटर्न ऑफ क्लैट पीजी। हम ये इन चीज पर स्पेशली फोकस करना है कि हमें रिवीजन करना है एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे तो सिर्फ पहले की तरह अपने नोटबुक खोल के रीड आउट करना इज नॉट एट ऑल सफिशियंट। एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग किस तरह से हमें रिवाइज करना है, वो सब हम अपने इस कोर्स में समझेंगे।
सो कंप्लीट स्ट्रैटेजीज अगर हम बात करें कि अभी से बिजनेस लॉ की तैयारी हम कैसे कर सकते हैं विद इन दिस 3 मंथ, तो कुछ बेसिक एक दो पॉइंट्स हैं जो अगर आप ध्यान में रखोगे और उस प्लान उस रोड मैप के अकॉर्डिंग चलोगे तो विद इन द टाइम फ्रेम जो अपने अपने टाइम फ्रेम लिमिट कर रखी है अगस्त तक का, उसके अंदर आप इजीली बिना किसी स्ट्रेस के आप अपने उस टारगेट को बिल्कुल अचीव कर पाओगे। तो सबसे पहले आता है हमारा सिलेबस जानना, जो हमने अभी देखा। सिलेबस, ये जो सिलेबस है वो डिटेल्ड सिलेबस है ऑफ द बिजनेस लॉ। तो सिलेबस को जानना जरूरी है क्योंकि सिलेबस से अगर हमें कंप्लीटली नहीं पता रहेगा कि हमें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि लॉ यू नो दैट हमने अभी भी 5 साल एलएलबी में या फिर 3 इयर्स जो भी है हमने पढ़ा है, तो उसमें बहुत सारे एक्ट्स है, सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सबको तो नहीं पढ़ना है ना। जो हमारे एग्जाम पर्पस से इम्पोर्टेंट है हम सिर्फ उन्हीं एक्ट उन्हीं लेजिस्लेशन पर फोकस करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले जरूरी है कि अपना सिलेबस हम क्लियर रखें कि एग्जैक्टली हमें कौन कौन से एक्ट्स को पढ़ना है अपने एग्जाम पर्पस के लिए। ठीक है, सिलेबस को अगर समझने के बाद में सबसे सेकंड चीज आती है प्रायोरिटी की। ओके, ये जो भी हमने सिलेबस में देखा, कंपनी लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, सेल ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब में प्रायोरिटी किसको देनी है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया तब हमें पता चला कि कंपनी लॉ है ना, कंपनी लॉ एंड कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ये हमारे दो मेजर लॉज हैं जिनसे क्वेश्चन जो है वो ज्यादा करके पूछा जाता है। इनसे रिलेटेड पैसेजेस ज्यादा करके पूछे जाते हैं, इनसे रिलेटेड केस लॉज ज्यादा करके पूछे जाते हैं। इसलिए हमें प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। पढ़ना तो हमें सभी है, छोड़ना कुछ नहीं है, बट प्रायोरिटी वाइज हम अगर चीजों को करेंगे कि किन सब्जेक्ट्स पर हमें ज्यादा फोकस करना है, किनको ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो उस चीज को भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। सबको हम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। ठीक है, इंपॉर्टेंस इसे देना है, उन सब्जेक्ट्स को देना है जिसे क्लैट इंपॉर्टेंट दे रहा है ना। एग्जाम क्वेश्चन पेपर में जिन एक्ट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो प्रिपरेशन के टाइम पे भी हमें उन्हीं सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, उनको प्रायोरिटी देनी है। तो प्रायोरिटीज की अगर हम बात करें तो कंपनी लॉ और कॉन्ट्रैक्ट लॉ हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में है। उसके बाद बाकी के जो एक्ट हैं वो सभी आते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज प्रायोरिटी में हमें इस बात का भी देना है कि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है ना। इस पर भी तो फोकस करना है कि आपका कौन सा पार्ट जो है वो स्ट्रांग है और कौन से पार्ट में आप वीक हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जानते ही हो कि कौन सा एक्ट या कौन सा लॉ आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी जो पकड़ है वो अच्छी है, जिसे आप इजीली समझ सकते हो या फिर जो आपको बहुत अच्छे से आता है। तो उन सब्जेक्ट्स को हम पर कम फोकस करेंगे, और बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपको नहीं अच्छे लगते या फिर जिनमें आपकी होल्ड कम है, जो आपका वीक पार्ट है, तो उन पर आप ज्यादा फोकस कर लोगे। तो इस तरह से अपनी जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है उसके अकॉर्डिंग भी आपको अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि आपको पहले कौन से सब्जेक्ट पर फोकस ज्यादा करना है और कौन से सब्जेक्ट आप इजिली उसको टैकल कर पाओगे। तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, सिलेबस समझना है। एंड थर्ड पॉइंट इज रीसेंट जजमेंट से अपडेटेड रहना है। आप अगर कंसोर्शियम के वेबसाइट पर जाओगे और पीजी क्लैट पीजी की कैटेगरी में ना आपको रिक्वायरमेंट दी जाती है, इसमें एक रिक्वायरमेंट पोर्शन है, उसमें कंप्लीट क्लियरली ये बताया गया है कि क्लैट पीजी का जो एग्जाम पैटर्न है वो इसलिए ही है कि वो चेक कर सके कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लीगल थिंकिंग एबिलिटी कैसी है, वो लीगली अपडेटेड है या नहीं, ये सब चेक किया जाता है इस एग्जाम में। तो लीगली आप अपडेटेड हो या नहीं ये कैसे चेक करेंगे, विद द हेल्प ऑफ द रिसेंट जजमेंट्स, रिसेंट अमेंडमेंट्स, रिसेंट चेंजेस जो भी लॉज लेजिस्लेशन में आ रहे हैं, इसीलिए आपको अपडेटेड रहना है विद द रिसेंट जजमेंट। जितने भी रिसेंट डेवलपमेंट, लीगल डेवलपमेंट जो भी हो रहे हैं सोसाइटी में, कंट्री में, उन सबसे आपको अपडेटेड रहना है। नेक्स्ट इज द टाइम मैनेजमेंट। जैसा कि हमने पहले भी बताया, प्रायोरिटी हम डिसाइड कर रहे हैं कि कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना है, तो प्रायोरिटी हमें डिसाइड नहीं करनी है। आप एक चार्ट बना लो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग, जो भी सब्जेक्ट्स है, जैसे कि कंपनी लॉ है, देन वी हैव कॉन्ट्रैक्ट लॉ, ओके, देन वी हैव सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इस तरह से। और आप में डेज डिवाइड कर सकते हो आप कि आप कंपनी लॉ को 15 डेज दोगे, कॉन्ट्रैक्ट लॉ को 20 डेज दोगे, सेल ऑफ गुड्स को 3 डेज दोगे, ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को 1 डे दोगे। इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग कि कौन से एरिया को आपको कितने दिन देने हैं
और उसी टाइम मैनेजमेंट, उसी जो प्लान आपने बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो एंड मोमेंट में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और विद इन द टाइम फ्रेम आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे और आपके पास एनफ टाइम होगा फॉर रिवीजन एंड प्रैक्टिस। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर फोकस करना। वी नो द सिलेबस इज वेरी वास्ट, बहुत वास्ट सिलेबस है और सब चीजों को पढ़ना याद रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। इसलिए हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। जैसे कि हमने अभी बताया कि जो भी हमारा बिजनेस लॉ का सिलेबस है उसमें कॉन्ट्रैक्ट और कंपनी, पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सब जो मेजर एक्ट हैं उनमें जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, उन पर हमें ज्यादा फोकस करना है, उनको मैक्सिमम वेटेज देनी है कंपेयर टू दी अदर माइनर एक्ट्स, अदर माइनर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जो है उस पर फोकस करना है। सब चीजों को तो पढ़ना ही है लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन पर ज्यादा फोकस करना है। आई एम टेलिंग यू रेपिटेडली कि हमें कुछ भी छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ज्यादा फोकस और ज्यादा वेटेज की बात हो रही है कि जिस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर हमें ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमने बार बार डिस्कस किया है, बताया है कि ये जो क्वेश्चन का पैटर्न है क्लैट पीजी का वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है। ये पुराने घिसे पिटे क्वेश्चन तो इसमें रिपीट होते नहीं है, तो इनका माइंड कभी भी चेंज हो सकता है और ये माइनर लॉस पर भी क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्ट से, सपोज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जितने भी सिलेबस में एक्ट्स बताए गए हैं सबसे क्वेश्चन आएंगे। इसलिए हमें रेडी रहना है कि हमें सब चीजों को पढ़ के जाना है। पता चला हम कंपनी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमने छोड़ दिया और उसमें से 2 क्वेश्चन आ गए, तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सारा कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लैट पीजी के एग्जाम में, क्योंकि जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हम उस क्वेश्चन पैटर्न से फेमिलियर हो जाएंगे, है ना। क्वेश्चन पैटर्न एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं अगर वो हमें पहले से पता होंगे तो ऑब्वियसली जब हमारे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो हमें ऐसे अजीब सा नहीं लगेगा कि कहाँ से आउट ऑफ द वर्ल्ड क्वेश्चन पेपर्स आ गए हैं, ये कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर हम रेगुलरली प्रैक्टिस में रहते हैं और सेम टाइप के पैसेज वाले एमसीक्यूज को सॉल्व करते जाते हैं तो इससे 2-3 चीजें होती है। सबसे पहले तो जो हमारा माइंड है वो एडजस्ट हो जाता है उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। उसे फिर एग्जाम के टाइम पे ये आउट ऑफ द वर्ल्ड या फिर न्यू चीज नहीं लगती, माइंड शॉक नहीं होता और वो कामली काम करता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सेकंड है हमारी स्पीड बढ़ती है। क्लैट पीजी में यही एक प्रॉब्लम होती है क्योंकि पैसेज आते हैं बड़े बड़े, उन पैसेज को रीड करने में, समझने में काफी टाइम चला जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो आते हुए क्वेश्चंस होते हैं उन्हें सॉल्व करने का हमारे पास टाइम नहीं रहता है। इसलिए प्रैक्टिस करने से क्या होता है, इससे हमारी स्पीड इंप्रूव होती है, रीडिंग की जो स्पीड है वो इंप्रूव हो जाती है। इससे हम क्वेश्चन को फटाफट से रीड, पैसेजेस को फटाफट से रीड कर पाते हैं और एमसीक्यूज को जल्दी से सॉल्व कर पाते हैं। इससे हमारे सॉल्विंग की जो स्पीड है वो बढ़ती है और इसके हमारे जो क्विज एमसीक्यू सॉल्व करते रहने से हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ रही है, क्योंकि हमने देखा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इसलिए हमें ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में फटाफट में बस आंसर्स को मार्क करते जाना है, बिल्कुल नहीं। एक्यूरेसी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। पता चला कि आए हुआ चीज भी आप हड़बड़ में रॉन्ग कर रहा हो, वो चीजें कैसे सॉल्व होगी? वो चीजें सॉल्व होगी विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करते रहने से आपको ये भी पता चलेगा कि किस चीज में आप ज्यादा टाइम लगा रहे हो, है ना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कौन से पोर्शन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, फिर आप उस पर ज्यादा फोकस करोगे, उस पर अपनी जो तैयारी है वो उस पर ध्यान लगाओगे। तो इस तरह से प्रैक्टिस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि हमने देखा अमेंडमेंट चाहिए, रिसेंट जजमेंट चाहिए, तो करंट अफेयर से अपडेटेड रहना तो जरूरी है। जैसे रिसेंटली आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट है, सेडिशन, ये टॉपिक अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। सेडिशन से रिलेटेड 24A, अभी डिफेमेशन भी एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। तो इस तरह से जो भी करंट लीगल अपडेट्स है उनसे हमें अपडेटेड रहना है। न्यूज़पेपर थोड़ा थोड़ा रीड आउट करते रहना है, क्योंकि जैसे न्यूज़पेपर, लीगल जर्नल्स थोड़ा सा रीड आउट करते रहना है। आप बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं उससे भी आप लीगली अपडेटेड रह सकते हो। जो लीगल न्यूज है जस्ट हेडलाइन अपडेटेड रहना है। फिर जो इंटरेस्टिंग लग रही है, जो आपको अपने सिलेबस से रिलेटेड लग रही है, उनको डिटेल में पढ़ लेना है। दैट्स इट। और आप करंट अफेयर्स के साथ रेडी हो, रिसेंट जजमेंट के साथ रेडी हो, रिसेंट अमेंडमेंट्स के साथ रेडी हो इस एग्जाम को परस्यू करने के लिए। रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तैयारी तो हमने कर ली, हमने विद इन 3 मंथ अगस्त का टारगेट लगा करके टाइम पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। एग्जाम है आपका दिसंबर में,
अब उसके बाद आप सो तो नहीं जाओगे, इसलिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम में। डेली हो, वीकली हो या फिर मंथली बेसिस पर आप रिवाइज करो, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। इट्स वेरी फ्लेक्सिबल रखो आप रिवीजन को। आप नई चीजें डेली पढ़ रहे हो, बट इट्स नॉट दैट कि आप पुरानी चीजों को भूलते जाओगे। जैसे आप नई चीजें पढ़ रहे हो, थोड़ा सा टाइम निकाल करके आपकी जो नोटबुक है उसको खोलो, पुरानी चीजों को एक बार जस्ट गो थ्रू, एक नजर डाल लोगे ना वो सारी चीजें, क्योंकि हमने याद कर रखी है, पढ़ रखी है, तो माइंड में वापस से वो फ्रेश हो जाती है, क्लियर हो जाती है। तो रिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो जैसे हमने एक एक एक्ट फिनिश कर लिया, सबसे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ फिनिश किया, फिर हम आते हैं कंपनी लॉ पे। जब हम कंपनी लॉ स्टार्ट कर रहे हैं, तो जब भी आप पढ़ने बैठोगे कंपनी लॉ को, एक बार पुराने एक्ट यानी कॉन्ट्रैक्ट लॉ को एक बार एक नजर खोल करके आधे घंटे एक घंटा उस सब्जेक्ट को भी दे देना है, सो दैट आप उन नई चीजें पढ़ने के साथ साथ आप पुरानी चीजों को भूल नहीं गए, वरना आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, वापस से आपको उन चीजों को याद करना पड़ेगा। तो रिवीजन करते रहना है डेली, वीकली या फिर मंथली बेसिस पर, जैसे आपको सुटेबल हो। रिवीजन करते रहने से नई चीजें तो याद हो ही रही है, पुरानी चीजों को हम बिल्कुल भी भूलेंगे नहीं। एक स्टडी का शेड्यूल बना लीजिए, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको कौन से सब्जेक्ट को, कौन से एक्ट को कितना टाइम देना है, और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है। सिर्फ बना लेने से तो होता नहीं है, आप शेड्यूल बनाओगे और उसको फॉलो करेंगे। बड़े बड़े टारगेट रखने से बेटर है कि आप छोटे छोटे टारगेट्स रखो। जैसे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ना है, तो आप उसमें कंप्लीट मत टारगेट रखो, आप ऐसे रख दो कि ऑफर एक्सेप्टेंस पर मुझे 2 दिन देने हैं, या 1 दिन देना है, 1 घंटा देना है। इसके अकॉर्डिंग आप अपना छोटा छोटा टारगेट रख सकते हो, अगर आपको बड़े टारगेट अचीव करने में प्रॉब्लम होती है। आप लिस्ट बना के रखोगे अपने नोटबुक में, कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी लॉ, जैसे जैसे होता जाएगा बस टिक करते जाओगे। जब जैसे आप टिक करोगे ना, आपकी जो माइंड है वो डबल एक्टिव हो जाता है, अच्छा लगता है देख करके, अच्छा मैंने तो ये कंप्लीट कर लिया। फिर थोड़ा सा एंथू आता है कि चलो अब नेक्स्ट में हम इसे भी कंप्लीट करके इसे भी टिक करेंगे, है ना। तो ये टारगेट्स जो है वो सेट करना बहुत जरूरी है, ये हमारा ह्यूमन नेचर है। जब तक हमें टारगेट नहीं दिया जाता ना, तब तक हमसे कोई काम नहीं होता। तो आपका माइंड भी उसी अकॉर्डिंग सेट हो चुका है, अपने दिमाग को, अपने माइंड को आप टारगेट दे दो कि मुझे ये चीज इतने टाइम फ्रेम में फिनिश करनी है। उसके बाद देखो आपका माइंड पहले से कितना ज्यादा एक्टिवली उस चीज पर काम करने लगता है। तो टारगेट सेट करना है और उस टारगेट के अकॉर्डिंग उसे अचीव भी करना है, ठीक है। और स्टे मोटिवेटेड, अपनी पढ़ाई को, स्टडी को ऐसे मोनोटोनस नहीं रखना है, इंटरेस्टिंग रखना है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स है ना, जो केस स्टडीज है, जिन्हें आप पढ़ोगे आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। उसे बोरिंग हिस्ट्री की तरह नहीं पढ़ना है, इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, उससे नई नई चीजें और निकाल के लानी है। क्वेश्चन आप खुद से फ्रेम करने की कोशिश करो कि इसमें से और क्या क्या चीजें हम कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस को हम उस पैसेज से, उस जजमेंट से कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से ना अपने दिमाग को R&D पे डाल दो, रिसर्च पे डाल दो कि एक केस लॉ से हम क्या क्या चीजें और कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाना है। जैसे हम इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग बनाएंगे ना, हमें अलग से एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे उसे याद करने के लिए, वो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस के थ्रू हमारे माइंड में सेट हो जाएगी। तो ये एक बहुत मतलब अच्छा तरीका है केस लॉज को पढ़ने का, केस लॉज को याद करने का और याद रखने का, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया बिजनेस लॉ के बारे में, वो सब आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा अनअकैडमी पे के ऐप पर। 15 जून से ये अचीवर्स बैच जो है वो स्टार्ट होने वाला है। आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो फॉर क्लैट पीजी 2024। इसमें आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हो। ये एक बेसिक प्लान होता है टू गेट स्टार्टेड। इसमें आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं, इसमें डेली लाइव क्लास है, लाइव टेस्ट और क्विजेस भी होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स भी है, और आपको जो जितने भी क्लास हो रहे हैं उसका डेली केस एनालिसिस भी मिलेगा, और क्लास के PDF लेक्चर्स भी आपको उसमें अवेलेबल होंगे। ये एक बहुत नॉमिनल प्राइस पर आपको अवेलेबल है। आप अभी ही अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फॉर 18 months, 12 months और 6 months, wherever you are comfortable with. So I hope ये सेशन, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और ये जो रोड मैप, जो प्लान है बिजनेस लॉ का, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। So see you in the course. Thank you. Bye bye.